अच्छा, अब हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करें एमकेट के लिए। इसमें अब हमने अगला टॉपिक जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसको मैं आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद हम जो है वो थ्योरी की तरफ चले जाएंगे। देखें, अगर ये डायग्राम आप देखें तो इसमें सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर, ये ओवरीज़ हैं, ठीक है। ये ओवरीज़ हैं और ओवरीज़ का ही काम है, देखें दो हैं, दोनों साइड पर हैं, तो कितनी ओवरीज हो गई? दो। और ओवरीज एक महीने एक ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी। अगर मिसाल के तौर पर इस महीने ये वाली ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी तो नेक्स्ट मंथ ये वाली ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट चलता रहता है। अच्छा, अब ओवरी से एग प्रोड्यूस हो गया, अब ये समझें ये एग है, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, ये एग है, ठीक है। ये एग चला जाएगा ये एक और स्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फिम्ब्राई। ये फिम्ब्राई क्या करते हैं, ये अगर फिम्ब्राई है, ये ओवरी है, ये उसके ऊपर स्वीप करेंगे, मूव करेंगे और जब एग प्रोड्यूस होगा इसको पिक करके ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ले जाएंगे। तो फ्लोपियन ट्यूब का एक रीजन होता है डायलेटेड रीजन, ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्पुला। ये डायलेटेड रीजन यही ऐसा रीजन है जहाँ पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि स्पर्म और एग जो है मिल के जाइकोट बना लेगा। तो स्पर्म आप कहें कहाँ से आएगा, देखें स्पर्म जो है वजाइना से आता हुआ यहाँ पर पूरा ट्रैवल करता हुआ ये फ्लोपियन ट्यूब की इस जगह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है कि होता है मोटाइल। स्पर्म का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हेड होती है, नेक होता है और टेल होती है। तो टेल की जो रीज़न है क्या है कि ये मोटिलिटी बढ़ाती है, इसकी मोटाइल करती है, इसको मूव कराती है। तो स्पर्म तो यहाँ तक आ जाएगा मूव करके, और एग जो है थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ से लेके फ्लोपियन ट्यूब को थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कैसे करता है? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर भी, अगर मैं ये फ्लोपियन ट्यूब यहाँ बाहर बना लूँ, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ सीलिया नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, थोड़ा बहुत एग को मूव कराने में मदद करते हैं और एग को फ्लोपियन ट्यूब पिक करके एम्पुला तक ले आती है। थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हो गई फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या है, स्पर्म और एग का मिलना और जायगोट बन जाना। अब जब जायगोट बन गया, अब मैं ये मिटा दूँ, हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पर इस जगह पर जायगोट बन चुका है, ठीक है। तो अब ये मूव करेगा यहाँ से जायगोट, ये डिवाइड होता हुआ जायगोट तो एक सेल है, दो सेल बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। सेल्स बनते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे माइटोसिस के ज़रिए, और ये मूव करते करते यहाँ आ जाएगा, जो कि अगला पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसका नाम है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस की अब 3 लेयर्स हैं, ठीक है। यूट्रस की कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। एक है एंडोमेट्रियम, जो इनर लेयर है, ये वाली अंदर जो लेयर है एंडोमेट्रियम है, जो इनर मोस्ट है, ठीक है। उसके बाद मायोमेट्रियम है, मिडिल वाली लेयर, ठीक है, मिडिल वाली लेयर मायोमेट्रियम है, जिसमें मसल्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में काम आता है। फिर पेरीमेट्रियम में थिन लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होगी थिन लेयर, ठीक है। 3 लेयर्स हैं यूट्रस की। अब यूट्रस के एंडोमेट्रियम में सबसे अंदर वाली लेयर में आके ये जो 16 सेल स्टेज या उससे भी आगे सेल स्टेज पे, मतलब डिवीजन के दौरान ही 16 से 32 ऐसे डिवीजन होती जाएगी। फिर जो एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाएंगे, तो ये बॉल ऑफ सेल्स जो है यहाँ आके इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। यूट्रस की वॉल में आके इम्प्लांट हो गया, यूट्रस की वॉल में आके इम्प्लांट हो गया और यहाँ पर ये पूरी इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। हमने यहाँ पर अब 2 चीज़ें देख ली, क्या कि एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लिया, उसके सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए, और एग प्रोड्यूस होकर जायगोट बन के वो कहाँ क्या आगे इम्प्लांट हो रही चीज़ें देख ली। अब हम थ्योरी में भी देख लेते हैं क्या चीज़ें मेंशन है आपके बुक्स में। सबसे पहले ओवरीज होती हैं, पेयर होती हैं, मतलब 2 होती हैं, ठीक है, एब्डोमेन में होंगी, और ये एग प्रोड्यूस करती हैं। एग प्रोड्यूस करने के साथ 2 हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं, इसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके क्या फंक्शंस हैं हम आगे पढ़ते जाते हैं, आपको समझ आते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब का दूसरा नाम यूट्राइन ट्यूब भी है, ओविडक्ट भी है, ये वाला रीजन सारा, ठीक है, ये वाला सारा रीजन, ठीक है। अब इसका क्या काम है, यहाँ पर ओवरी जो है, जो एग प्रोड्यूस करती है, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, और ट्रांसफ़र करने के बाद यहीं फर्टिलाइजेशन होती है। कौन से पार्ट में? एम्पुला में। फ्लोपियन ट्यूब का एक पार्ट है एम्पुला, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और इसके बाद जो फ्लोपियन ट्यूब है यूट्रस में ओपन हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखें, ये फ्लोपियन ट्यूब यूट्रस में ओपन हो रही है, ठीक है। ये आपको चीज़ें डायग्राम से अगर समझ लिया तो अब समझ आ रही होंगी, ठीक है भाई। अब यूट्रस पढ़ लेते हैं। यूट्रस में क्या है, फर्टिलाइज एग, मतलब क्या कि एग और स्पर्म जब मिल गया जायगोट बन जाएगा। जायगोट डिवीजन होते होते जब बॉल ऑफ सेल बना लेगा, बॉल ऑफ सेल्स बन जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये इम्प्लांट हो जाएंगे यूट्राइन वॉल में, जिसका इम्प्लांटेशन को क्या कह रहे हैं हम, नाम देते हैं कॉन्सेप्शन का। और फिर डेवलपमेंट जो है बिगन हो जाएगी, फिर बच्चा ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक जब यूट्रस नीचे आते आते यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर इसका एक एरिया आता है, इसको कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स ओपन हो जाता है वजाइना में, जो कि क्या है, फीमेल का, जहाँ पर स्पर्म रिसीव होता है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब एक स्ट्रक्चर बनता है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी डायग्राम में। ये डेवलप होता है यूट्राइन वॉल, मतलब यूट्रस की वॉल है, ठीक है। यूट्रस की जो वॉल थी,
उसके दरमियान और फीटस के दरमियान, ठीक है, जो फीटस जो अभी इम्प्लांट हुआ है वो बच्चा बनना शुरू है उसके दरमियान कैसा होता है। अगर ये देखिए हम समझ लें ये यूट्राइन वॉल है और यहाँ पर बच्चा है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। अच्छा ये देखिए अगर ये यूट्राइन वॉल है, ये बहुत रफ सी डायग्राम बनेगा, यहाँ पर बच्चा है तो ये यूट्राइन वॉल और बच्चे के दरमियान एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम देते हैं प्लेसेंटा का। और प्लेसेंटा का क्या काम है, काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेज और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से आएगी, मदर से, प्लेसेंटा के पास, प्लेसेंटा इसको बच्चे में दे देगा, ठीक है। और ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं मदर से प्लेसेंटा के पास, प्लेसेंटा इसको बच्चे में दे देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड इसको बाहर निकालनी है प्लेसेंटा के फिटस के ज़रिए, प्लेसेंटा के ज़रिए वापस माँ में मतलब मदर में वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। तो ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स और गैसेज वगैरह एक्सचेंज हो रही होती हैं। उसके बाद प्लेसेंटा के दूसरे काम क्या है, ये फीटस को प्रोटेक्शन भी देता है। और एक जो बहुत मेन काम है, आगे पढ़ते भी हैं, ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये अगर तो इम्प्लांटेशन हो जाए तो ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और दूसरा हार्मोन क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्लेसेंटल, प्लेसेंटा से प्रोड्यूस हुआ लैक्टोजन हार्मोन, ठीक है। प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, इसका काम क्या है, ये लैक्टोजन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में मदद करता है। अच्छा भाई, उसके बाद अगला रीजन था सर्विक्स। ये लोअर मोस्ट पार्ट है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा ये वाला रीजन जो है सर्विक्स, ठीक है, ये लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस है। उसके बाद वजाइना, जिसको एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी कहते हैं। ये यूट्रस जो है फिर अल्टीमेटली वजाइना में ओपन हो जाए थ्रू सर्विक्स, पहले सर्विक्स आता है फिर वजाइना आता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि यूरेथ्रा, ठीक है, जो हमारे पास यूरेथ्रा था, यूरेथ्रा वो क्या था, उसको हम यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट कह रहे थे, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, ये यूरेथ्रा होगा, ठीक है, यूरेथ्रा नहीं, यूरेथ्रा, इसका नाम था यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि इसकी यही ऐसा रास्ता था जिससे यूरिन भी पास हो रहा था और स्पर्म्स भी आ रहे थे। मगर फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में यूरेथ्रा अलग ओपन होता है यूरिनेशन के लिए और वजाइना अलग ओपन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाता है। यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट मेल और फीमेल दोनों में होता है, तो आप बताएंगे सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में यूरेथ्रा अलग ओपन होता है और वजाइना अलग ओपन होता है, ठीक है भाई। अब फीमेल में हमने एक देखा एग प्रोड्यूस हुआ, एग जो है यहाँ से ओवरी से आया फिलोपियन ट्यूब में और ये पूरे रास्ते तो हमने देख लिया। अब एग बनता कैसे है हम ये पहले देखेंगे। ये इस प्रोसेस, एग बनने के प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। सबसे पहले होता क्या है कि फीमेल के ओवरी में स्पर्म सेल्स होते हैं, ये बर्थ से पहले की बात है, मतलब अभी फीमेल पैदा नहीं हुई। वो जर्म सेल क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस कैसा प्रोसेस है, अगर 46 क्रोमोसोम है तो अगले सेल में 46 जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं माइटोसिस में। तो माइटोसिस ये बना लेता है ऊगोनिया, ऊगोनिया भी एक टाइप का सेल है। ये ऊगोनिया जो है ये दोबारा माइटोसिस और मैच्योरेशन करके बना लेता है प्राइमरी oocyte, ठीक है। क्या बना लेता है, प्राइमरी oocyte। ये बर्थ से पहले है, ठीक है, बिफोर बर्थ में लिख देता हूँ, बिफोर बर्थ, ठीक है भाई। अब प्राइमरी oocyte जो है ये इनक्लोज इनटू फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स में इनक्लोज होता है प्राइमरी oocyte। फॉलिकल्स कैसे देखें, अगर ये प्राइमरी oocyte है, इसके अराउंड फॉलिकुलर सेल्स बहुत मौजूद होंगे ऐसे, ठीक है, ये इनक्लोज हुआ होता है फॉलिकल्स में, ठीक है भाई। अच्छा अब ये तो बिफोर बर्थ है। अब अगर जब फीमेल प्यूबर्टी अचीव करती है 13, 14, 15 ईयर्स तक, तो क्या होता है, हर महीने एक एग रिलीज़ होता है फीमेल के ओवरी से, ठीक है, हर महीने एक एग रिलीज़ होता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि फीमेल के बर्थ के टाइम हर ओवरी के पास अराउंड 2 लाख एग होते हैं, 2 लाख एग। तो कितने टोटल एग हो गए, टोटल एग जो है 4 लाख हो गए, 2 ओवरीज होती हैं। तो प्राइमरी oocyte जो है ये प्राइमरी, अब हम ये वाली बात मैंने आपको अलग बता दी, नंबर मेरे जहन में भी आया तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब दोबारा कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी oocyte जो है ये क्या करेगा, प्राइमरी oocyte जब प्यूबर्टी अचीव होगी तो हर महीने एक एग रिलीज़ होता है फीमेल की ओवरी से। तो प्राइमरी oocyte अभी इस स्टेज पे बिफोर बर्थ जो है ये प्रोफेज 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में ये भी रुका हुआ होता है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है। बिफोर बर्थ प्राइमरी oocyte किस स्टेज में, ये प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस पे। ये अब जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी अचीव करेगी और जो मंथली साइकिल आएगा तो मियोसिस 1 जो है कंप्लीट करता है और एक पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी एक छोटी सी बॉडी होती है जो कि डीजेनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसका कोई और काम नहीं होता है, बस क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना होता है। क्यों, क्योंकि मियोसिस में ऐसा कुछ होता है 46 क्रोमोसोम है तो आगे 23 जाने, तो अगर तो 2 सेल नहीं बनती, एक ही बनता है तो उसमें 46 पूरे जाते हैं, तो इसलिए 2 सेल बन जाते हैं और दूसरे सेल जो है इसको खत्म कर दिया जाता है, किसी काम का नहीं होता। अब जो काम का सेल बना होता है हेप्लॉइड, हेप्लॉइड मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे और सेकेंडरी oocyte इसको कहते हैं। फिर ये क्या करता है हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, ये प्रोफेज 2 को कंप्लीट करता है।
मियोसिस के स्टेजेस होते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये जो मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मियोसिस 2 में एंटर हुआ, प्रोफेज 1 कंप्लीट किया, मेटाफेज 2 कंप्लीट किया, प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2 कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर आकर रुक गया, ठीक है। यहाँ पर आकर रुक गया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मेटाफेज 2 कंप्लीट करके रुक जाता है, ठीक है। अब आगे आप कहें क्या होगा, अगर तो फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। अगर तो फर्टिलाइजेशन हुई मतलब क्या, कि अगर स्पर्म आया तो ये क्या करेगा, जैसे इस स्पर्म से फ्यूज़ होने का टाइम आएगा, ये अपना एनाफेज और टीलोफेज कंप्लीट करके ये अपनी मियोसिस 2 भी कंप्लीट करके एक ओवम बना लेगा और एक और पोलर बॉडी बना देगा, जो कि पूरा बॉडी यूजलेस है और ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ओवम हमें चाहिए, वो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा यहाँ पर। अगर तो नहीं हुई फर्टिलाइजेशन, अगर मिसाल के तौर पर फीमेल मैरिड नहीं है या स्पर्म नहीं आया, तो वो मियोसिस मेटाफेज 2 में ही होगा और आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। फिर ओवम बन गया, यही हमें अल्टीमेटली चाहिए था, वो पूरा निकलेगा, ओविडक्ट में जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब वगैरह सारा वो जो वही होगा जो मैंने बताया। अब ओवम के बनने को, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, ओवरी से जो एग निकल रहा था, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन, ठीक है। नाम है इस प्रोसेस का। अब हमने पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसको दूसरा नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ये ऐसा साइकिल है जिसमें एग प्रोडक्शन होती है फीमेल में और साइक्लिक मैनर में होती है, ऑपोजिट टू मेल्स। मतलब मेल्स में तो स्पर्म प्रोडक्शन चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में एक साइक्लिक प्रोसेस है, महीने में एक बार होता है, ठीक है। 28 डेज़ का पूरा साइकिल होता है। अब इस साइकिल को दो तरह से बढ़ते हैं, और दो ये है तो 28 डेज़ का, मगर इसमें कुछ चेंजेस आ रही होती हैं। कहाँ पर, अगर ओवरी में चेंजेस आ रही होंगी, हम ओवरीज को पढ़े होंगे 28 डेज़ में, तो ओवेरियन साइकिल कह देंगे। इन्हीं 28 डेज़ में अगर यूट्रस को पढ़े होंगे तो हम कह देंगे यूट्राइन साइकिल। ये साइकिल एक ही है, टाइम वही है, मगर हम सिर्फ अगर ओवरी को पढ़े तो ओवेरियन साइकिल कह देते हैं, अगर तो हम यूट्रस को पढ़े हैं तो हम कह देते हैं इसको यूट्राइन साइकिल, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब साइकिल ये कौन रेगुलेट करता है, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रेगुलेट करते हैं। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन से होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच रिलीज होता है, इनके नाम होते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और ये इस पूरे साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं। होता कुछ ऐसे है, हमारे हाइपोथैलेमस से, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है तो ब्रेन का एक और पार्ट है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है, उसको बोलता है, सिग्नल देता है कि अब तुम एफएसएच और एलएच को रिलीज कर दो, और ये एफएसएच और एलएच को ऐसे रिलीज कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कुछ लोब्स होते हैं, एक इसका पोस्टीरियर लोब होता है ये वाला, एक एंटीरियर लोब होता है। अब एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि एफएसएच एलएच जो है वो एंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं, ठीक है। एंटीरियर लोब से दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है, जो एफएसएच एलएच हैं, ये पूरे साइकिल को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब इन साइकिल को अगर तो हम पढ़ें ओवीरी के हिसाब से, अगर पढ़ें यूट्राइन के हिसाब से, आपकी सिंध की बुक में बहुत अच्छा चार्ट दिया है, वो मैं आपको थोड़ा सा ओवरी पहले दे दूं, फिर हम इसको और डिटेल में देख लेंगे। देखिए ओवेरियन साइकिल अगर ओवरी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पास जो स्टेजेस होते हैं वो होते हैं, फॉलिकुलर फेज़ होता है, ओव्यूलेशन होती है और ल्यूटियल फेज़ होता है, ठीक है। अब फॉलिकुलर फेज़ में क्या होगा, चलिए मैं आपको पहले उससे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है भाई। फॉलिकुलर फेज़, हम ये वाला जो है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें कौन कौन से फेज़ है, फॉलिकुलर फेज़ है, ओव्यूलेशन है, ल्यूटियल फेज़ है। तो ये जो है हम पढ़े हैं किस हिसाब से, हम पढ़ें ओवरी के हिसाब से, ठीक है। अब ओवरी के हिसाब से पढ़ें, यूट्राइन के हिसाब से हम स्टार्ट से देख लेंगे, ऐसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओवरी के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं और इसमें थोड़ी डिटेल हो जाएगी। यूट्राइन में भी बहुत सारी चीज़ें वही हो रही होंगी और जो अलग होंगी हम देख लेंगे। सबसे पहले फॉलिकुलर फेज़ है। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, प्यूबर्टी जब अचीव होती है फीमेल को तब एफएसएच रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल्स को ग्रो कराएगा। मतलब क्या कि पहले होता है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में ऐसे कुछ होता है कि एग बीच में होता है, साइड में फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। फिर बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है कि यहाँ एग जो एग को फॉलिकुलर सेल ने पूरा कवर किया होता है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि बीच में स्पेसिस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देखें कुछ स्पेसिस आ गए, फ्लूइड फिल्ड स्पेसिस कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन, और इसमें स्पेसिस जो हैं मैंने बताया थोड़े और बढ़ जाते हैं। फिर फाइनली ग्राफियन फॉलिकल से ये जो एग है ये बाहर निकल जाता है, जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन। एग बाहर निकल गया, और जब ग्राफियन फॉलिकल से एग बाहर निकल गया, फिर ग्राफियन फॉलिकल एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम ऐसा स्ट्रक्चर है, एक हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है
उसको मेंटेन करता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और जो फीटस ने अगर एम्बेड होना एंडोमेट्रियम में, तो लाइनिंग इस तैयार हो के फीटस को वो एम्बेड कर सके। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। प्यूबर्टी में एफएसएच रिलीज हुआ, इसने डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स कराया। फिर फॉलिकल डेवलप होते एक और हार्मोन इसी फेज में रिलीज होता है, इसको एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, इसका भी काम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करना और वेस्कुलाइज इसके ब्लड वेसल्स को बढ़ाना। और इसका एक और काम क्या है, ये आखिर में जो एफएसएच रिलीज़ हुआ था, सबसे पहले एफएसएच रिलीज़ हुआ था। एफएसएच ने किसको रिलीज़ कराया, एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन ने क्या किया, अल्टीमेटली एफएसएच को ही कम करा दिया। ठीक है, एफएसएच को कम करा दिया, ताकि क्यों, ताकि नो मोर एग, और एग प्रोड्यूस ना हो। अगर एक एग प्रोड्यूस हो गया, अगर ज़्यादा एग प्रोड्यूस हो जाए तो और फर्टिलाइजेशन हो जाए तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस होते हैं। तो और एग प्रोड्यूस ना हो, इसीलिए एस्ट्रोजन एफएसएच को इनहिबिट कर देता है। फिर अब होता ये है, बहुत सारे फॉलिकल, जैसे मैं आपको बताया है कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, ऐसे बहुत सारे फॉलिकल जो है वो ग्रो होते हैं हर महीने, मगर एक फॉलिकल से एग निकल पाता है। ठीक है, सबसे नहीं, बाकी फॉलिकल डिजेनरेट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेजिया। सिर्फ एक फॉलिकल ग्रो होता है, एक फॉलिकल कंटिन्यूस ग्रो विद प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, इसके अंदर एग होता है और रिमेनिंग क्या है, डिजेनरेट हो जाते हैं, इसको कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेजिया। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या, अल्टीमेटली ग्राफिन फॉलिकल में से जब ये एग निकलना है, इसको कहते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस में क्या आता है, जैसे मैंने वो ऊपर आपको बताया, एफएसएच के लेवल कम हो चुके होते हैं, एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ चुका होता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि एफएसएच प्रोड्यूस कराता है एस्ट्रोजन को, और एस्ट्रोजन दोबारा एफएसएच को कम करा देता है। और इस प्रोसेस में इसको कम कराने के बाद ये एक हार्मोन प्रोड्यूस कराता है पिट्यूटरी से, जिसका नाम है एलएच, लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये भी यही वाला हार्मोन जैसे मैंने ऊपर आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा था। अब मैं दोबारा आपको ओवरव्यू देता हूँ। एफएसएच था, एफएसएच ने एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कराया, एस्ट्रोजन ने एफएसएच को ही कम करा के एलएच को प्रोड्यूस करा दिया। एलएच क्या करेगा, एलएच ग्राफिन फॉलिकल में से जो एग है उसको निकालेगा, इसका नाम है ओव्यूलेशन। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि एलएच रिलीज करे, एलएच ओव्यूलेशन कराता है, और ये अराउंड डे 13 to 14 तक हो रहा होता है। ठीक है, ये प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद कौन सा फेज़ आता है, थर्ड लूटियल फेज़ होता है। लूटियल फेज़ में कॉर्पस लूटियम बनता है, जो मैंने आपको बताया कि कॉर्पस लूटियम बनता है किससे, ग्राफिन फॉलिकल से। ये कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, फॉलिकल जो है आफ्टर एग जब रिलीज हो जाता है फॉलिकल से, ग्राफिन फॉलिकल से, तो कॉर्पस लूटियम बन जाता है और ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है ताकि जायगोट जो है इम्प्लांट हो जाए एंडोमेट्रियम में। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, ये प्रिपेयर करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो एंडोमेट्रियम जो है इस काबिल हो कि जायगोट को इम्प्लांट कर सके। तो अगर आप कहें फर्टिलाइजेशन ना हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये तो तैयारी तो अपनी कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, उसको सिग्नल मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो कॉर्पस लूटियम जो बना है, ठीक है, जो कॉर्पस लूटियम ये वाला स्ट्रक्चर बना है, ये कुछ दिन बाद इसको पता सिग्नल मिल जाता है, ये डीजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डीजेनरेट होकर ख़त्म हो जाता है। जब डीजेनरेट होकर ख़त्म होगा तो ज़ाहिर प्रोजेस्टेरोन के लेवल भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम हो जाएंगे, एंडोमेट्रियम जो है वो मेनटेन नहीं रह पाएगी। जब एंडोमेट्रियम नहीं मेंटेन रह पाएगी तो वो शेड ऑफ हो जाएगी और ब्लीडिंग होगी, शेड ऑफ होकर ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग को ही हम कहते हैं इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई, प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम हो गए। वाई, क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो था वो डीजेनरेट हो गया। ठीक है, और ये 3 से 7 दिन के दरमियान ये पूरा मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है चल रहा होता है। अब एक टर्म है मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या है, कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल की एक एज ऐसी अचीव हो जाती है, कुछ जब एज ज़्यादा हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैंने आपको ऊपर बताया वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। जब स्टॉप हो जाता है उसको कहते हैं मीनोपॉज, हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और फीमेल जो है इसके बाद ओवर एग प्रोड्यूस नहीं करती, फीमेल जो है फर्टाइल नहीं रहती इसके बाद। अच्छा, ये जो हार्मोन्स मैंने आपको बताए हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली बता दूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि FSH होता है। FSH स्टार्ट ऑफ साइकिल पे ज़्यादा था, तो आप देखें ये आपसे ग्राफ से भी अगर पूछा जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कौन सा है। देखिए स्टार्ट ऑफ साइकिल पे FSH ज़्यादा है, फिर FSH मैंने बताया था। सबसे पहले देखिए FSH ज़्यादा होता है, फिर FSH की वजह से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन पे FSH को कम कर देता है और एस्ट्रोजन LH को बढ़ा देता है। ये हमने पूरा साइकिल देखा था। ठीक है, LH बढ़ने को हम कहते हैं LH सर्ज, और LH सर्ज अराउंड डे 14 होता है और ये ओव्यूलेशन कराता है। ठीक है, स्टार्ट में FSH ज़्यादा था, तो ये देखें FSH ये ज़्यादा है, फिर FSH कम होने लग गया। ठीक है, कम होने लग गया क्योंकि एस्ट्रोजन ने इसको इनहिबिट करना शुरू कर दिया। फिर ये इनहिबिट होना शुरू हो गया और LH ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। देखिए LH ज़्यादा होना शुरू हो गया, LH ऊपर है और ये LH अराउंड डे 14 मिड ऑफ साइकिल है, तो LH सर्ज आ गया। ये जो पीक आता है LH सर्ज कहते हैं इसको। ठीक है, मगर
थोड़ा सा FSH जो ओवुलेशन टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, बट ऐसे तो हम अब नहीं पढ़े होते। तो देखें पे LH जो है दायरा ओवुलेशन हो गई, फिर कम होना शुरू होगा, फिर यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, हम दूसरे ग्राफ से देखें, और FSH कम ही रहता है। फिर यहाँ पर अगला साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो वो इस वजह से बिल्कुल कॉर्नर पे हो जाता है। अगर हम दूसरा ग्राफ देखें, इस ग्राफ से हम यहाँ पर अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को पहले देख लेते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या था? एस्ट्रोजन हमने देखा था सबसे पहले क्या है, FSH ज़्यादा होता है, FSH की वजह से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, एस्ट्रोजन इसको इनहिबिट कर देता है और ये LH को प्रोड्यूस कराता है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ साइकिल में एस्ट्रोजन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पहले FSH प्रोड्यूस होगा तब इसको प्रोड्यूस कराएगा, तो बिल्कुल स्टार्ट में ज़्यादा नहीं होगा। तो देखें यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में ज़्यादा नहीं है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना शुरू हुआ, फिर ये बढ़ गया, ठीक है। जब ये बढ़ गया, ये काफ़ी ऊपर चला गया एस्ट्रोजन, ठीक है, बट ओवुलेशन से पहले ये कम होना शुरू हो गया। एस्ट्रोजन का काम क्या था? एंडोमेट्रियम को, जो यूट्रस की जो इनर वॉल है उसको मेंटेन कराना, उसको थिक करना। तो फिर ये थोड़ा कम होना शुरू हो गया, मगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना शुरू हो गया उसके बाद। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का भी यही काम था कि एंडोमेट्रियम को थिक कराना, और प्रोजेस्टेरॉन ये इस लेवल पे कौन रिलीज़ कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है भाई। इस ग्राफ से दोबारा FSH LH को देख लेते हैं। FSH स्टार्टिंग में ज़्यादा हुआ, फिर ये कम होना शुरू हो गया और LH बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये हमने देख लिया ग्राफिकली। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, हमने पढ़ा है फॉलिकुलर फेज़, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज़, ठीक है। ओवेरियन साइकिल हमने डिटेल में पढ़ी। सबसे पहले क्या हो रहा था? FSH ज़्यादा था, फॉलिकल मैच्योर हो रहे थे, और FSH की वजह से एस्ट्रोजन भी फिर प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है भाई। ओव्यूलेशन डे 14 के टाइम पे क्या हुआ? डे 14 के टाइम पे LH बढ़ गया, LH स्पाइक कह लें या LH सर्च कहते हैं इसको। उसके बाद ल्यूटियल फेज़ जो है डे 15 to 28 तक, इसमें क्या है? LH का लेवल क्या होना शुरू हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है भाई। अगर यूट्राइन देखें, यूट्राइन साइकिल में यही 28 डेज है। फिर यूट्रस को देख रहे हैं, यूट्रस में क्या है? सबसे पहले 5 दिन में मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग होगी। फिर दूसरा स्टेज इसमें होता है, ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, तो इस वजह से ब्लीडिंग होती है। दूसरा पॉलीफेटिव फेज है, डे 6 to 13 तक एंडोमेट्रियम रीबिल्ड होती है। रीबिल्ड कौन कराता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये ओव्यूलेशन इसमें भी होता है, मेंशन नहीं है। ओव्यूलेशन जाहिर है, ओव्यूलेशन हो गया, एग रिलीज होगा, बट यहाँ पर क्यों नहीं मेंशन? क्योंकि यूट्रस से एग रिलीज़ नहीं होता। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एग तो कहाँ से रिलीज़ होगा? ओवरी से, इसलिए यूट्राइन साइकिल में इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट आप ये ध्यान में रखें। डे 14 पे क्या है, यहाँ डे 13 तक मेंशन है, तो आपके ध्यान में आएगा। यहाँ 15 से स्टार्ट है, 14 पे क्या हो रहा है? तो 14 पे ओवुलेशन हो रही है। फिर डे 15 से 28 तक सिक्रीटरी फेज़ है। सिक्रीटरी फेज़ में एंडोमेट्रियम थिकन होती है, कौन कराता है? प्रोजेस्टेरॉन कराता है। और ग्लैंड्स थिकन एंड ग्लैंड्स आर सिक्रीटरी, ग्लैंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, थिकन हो जाती है एंडोमेट्रियम। ये सारे काम प्रोजेस्टेरॉन करा रहा है। कहाँ से आ रहा है? वो कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये तो हमने देख लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में। अब हमने अगला साइकिल एक और होता है जो कि लोअर एनिमल्स में होता है, जिसको कहते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस का मतलब होता है सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर। इस साइकिल का क्या है? ये साइकिल है, ये ऑल मैमल्स में, सारे मैमल्स में होता है, ह्यूमन के अलावा, ठीक है, ह्यूमन के अलावा सारे मैमल्स में होता है। इसमें होता क्या है? इसमें एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होती है लोअर एनिमल्स में, जैसे कैट्स वगैरह हैं, ताकि उनका जो यूट्रस है वो प्रिपेयर हो कंसेप्शन के लिए, मतलब इम्प्लांटेशन के लिए। और फॉलिकल्स, वही उनके फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, और फीमेल को यहाँ पर स्टिमुलस चाहिए होता है फॉर ओवुलेशन। एट दिस स्टेज फीमेल नीड स्टिमुलस फॉर ओवुलेशन, ठीक है, फीमेल को स्टिमुलस चाहिए था ओवुलेशन के लिए। और जब ओवुलेशन उनमें हो रही होती है तो एग्जिबिट डिज़ायर फॉर मीटिंग, उनके अंदर डिज़ायर पैदा होती है मीटिंग करने की। तो फीमेल में तो 28 डेज़ का साइकिल हर महीने होता है, मगर लोअर एनिमल्स में किसी में वंस अ ईयर, किसी में ट्वाइस अ ईयर, किसी में थ्राइस अ ईयर ये डिज़ायर पैदा होती है मीटिंग की। और जब मीटिंग की डिज़ायर पैदा हो, मतलब उनमें ओवुलेशन हो रही है, उनका एग प्रोड्यूस हो रहा है, ओवुलेशन हो रही है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हीट पर है, सेट टू बी ऑन हीट, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद अगला टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ ये वर्ड ही बता रहा है कि हम ग्रो कराएंगे इन लेबॉर्ट्री, ठीक है, इन लेबॉर्ट्री ग्रोथ कराएंगे बच्चे की। इसमें होता क्या है? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर मेल का पूरा ट्रैक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फीमेल के ट्रैक में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हो कहीं भी, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ना हो पा रही हो, स्पर्म ओवम ना मिल पा रहे हो, तो उसके नतीजे में हम क्या करते हैं? हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का एक मेथड है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड होता है। इसमें होता क्या है कि फ़ीमेल की बॉडी से एग बाहर निकाले जाते हैं और स्पर्म्स को लिया जाता है और लेबॉर्ट्री में दोनों को फ्यूज़ करा दिया जाता है। इसकी मदद से जायगोट बन जाता है, और उसका थोड़े सेल स्टेज तक, जायगोट एक स्टेज है, इससे 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, थोड़े सेल स्टेज तक लेबॉर्ट्री में ग्रो करा के मदर के यूट्रस में इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। और नॉर्मल ज़ाहिर बच्चा अब यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, बिल्कुल नॉर्मल ग्रो करेगा, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता है वो,
ठीक है। बट इसमें मसला क्या रहा होता है कि हम एग एक से ज़्यादा लेते हैं, एक से ज़्यादा एग लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि हम यूट्रस में इम्प्लांट ना हो पाए सही तरह, तो एक से ज़्यादा एग लेते हैं। अगर 4 एग लिए, ठीक है, उनमें से अगर एक इम्प्लांट हो गया तो उनकी क्या हो जाएगा, उनका आगे जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर इसमें चांसेस क्या होता है, अगर 4 लिए, 4 में से 3 इम्प्लांट हो जाए या 2 इम्प्लांट हो जाए, तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के इसमें चांसेस होते हैं। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसमें। अब हम पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। जब नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन ना हो रही है ड्यू टू फिजियोलॉजिकल, मतलब कोई उनमें उनके पूरे ट्रैक में मसला है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उनमें फर्टिलाइजेशन ना हो रही हो, तो ये जो मेथड है ये अडॉप्ट किया जाता है। इसमें होता क्या है कि एग लिए जाते हैं मदर से और स्पर्म लिए जाते हैं फादर से, इनको फर्टिलाइज कराया जाता है आउटसाइड बॉडी लेबॉर्ट्री में, और जायगोट बन जाता है। उसको दोबारा को थोड़े सारे स्टेज तक ग्रो करा के उनको दोबारा जायगोट को प्लेस बैक इनटू मदर यूट्रस, ठीक है, और नॉर्मल बच्चा ग्रो करता है। अच्छा भाई, अब हमने पढ़ना है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि अगर ये यूट्रस है, ये यूट्रस है और ये बच्चा है, तो प्लेसेंटा यहाँ से ऐसे ग्रो होगा ताकि बच्चे को न्यूट्रिएंट्स वगैरह गैसेस प्रोवाइड की जाए। तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो है यहाँ पर प्लेसेंटा के जरिए हो रहा था। मगर इसमें एक बात आपने याद रखनी है, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं बट ब्लड एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। कैसे? देखिए प्लेसेंटा कैसे बनता है। ये अगर यूट्रस हम बना लेते हैं, यहाँ पर बच्चा है, तो बच्चे की कुछ ब्लड वेसल्स आएंगी और कुछ मदर की ब्लड वेसल्स आएंगी। ये मिल के एक स्ट्रक्चर बना लिया उन्होंने, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। बट आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ब्लड एक्सचेंज नहीं करता। मदर ब्लड अपनी बच्चे को नहीं देती, बच्चे का ब्लड मदर में नहीं आता। अगर ब्लड एक्सचेंज हो जाए और ब्लड दोनों का डिफरेंट हो, तो ब्लड एक्सचेंज होने से जो मसले आते हैं, हमने इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ा है कि इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, तो वो मसले आ सकते हैं। इसलिए ब्लड एक्सचेंज नहीं होता मगर ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये जो कुछ टर्म्स हैं मैं आपको पहले डायग्राम से समझा देता हूँ। देखें, ये फीटस है। अगर आप ये छोड़ दें चिक वाला, ह्यूमन वाला देख लें, ठीक है। ये फीटस है, ये एम्ब्रियो, ठीक है, जिसको मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये है एम्ब्रियो। ये रहा एम्ब्रियो, इन्होंने बताया हुआ भी है। अब इसके अराउंड एक लेयर होती है, इसको कहते हैं एमनियन। ये लेयर है, ये एमनियन है, और ये बीच में पूरा गैप है। ये एम्ब्रियो है और ये एमनियन है, इसके बीच में पूरा गैप है। ये एमनियोटिक कैविटी होती है, एमनियोटिक कैविटी। इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे को प्रोटेक्शन और शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा होता है। तो पहली लेयर हमने पढ़ ली एमनियन की। दूसरी, उसके बाहर एक लेयर होती है, ये वाली जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है कोरियन, ठीक है। ये है क्या है? कोरियन है, ठीक है। 2 लेयर्स हो गई, ये हमने 2 लेयर्स मार्क कर ली। एक और लेयर होती है ये वाली जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कहलाती है एलेंटॉइड्स। तो 3 लेयर्स होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। इन 3 लेयर्स का अलग अलग फंक्शन है। अगर कोरियन का फंक्शन हम देखें तो कोरियन देखें, ये है प्लेसेंटा। मैंने बताया था आपको कि कुछ ब्लड वेसल्स, जैसे ये यूट्रस है, ये बच्चा है, तो कुछ ब्लड वेसल बच्चे की आई, कुछ ब्लड वेसल्स मदर की आई, ये मिल के प्लेसेंटा बनाता है, ठीक है। तो अब कुछ पोर्शन क्या है मदर वाला प्लेसेंटा का, कुछ क्या है फीटस का प्लेसेंटा का। तो यहाँ पर इसीलिए मेंशन है फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये है फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये सारा, ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ। और ये दूसरा है मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो अब अगर गौर करें, कोरियन यहाँ से कंटिन्यू होते हुए ये नीचे तक पूरा आ रही है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलिए कलर, एक सेकंड रुकिएगा, ये पेन, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें मैं यहाँ पर कलर चेंज हो गया। अच्छा, ये जो रीजन है ये कोरियन का, ये सारा देखें यहाँ तक आ रहा है ये पूरा। तो ये देखें, ये प्लेसेंटा, ये सारा। तो प्लेसेंटा बनाने में कहाँ ये मदद कर रहा है कोरियन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। अब हम देख लें कोरियन क्या है। सबसे आउटर लेयर थी कोरियन, ठीक है, सबसे आउटर लेयर, पेन कलर चेंज कर लूँ मैं। सबसे आउटर लेयर थी कोरियन, और कोरियन क्या करी थी, प्लेसेंटा के एस्टेब्लिशमेंट में काम करी थी, हमने देखा। उसके बाद जो लेयर थी एमनियन, ये क्या है, इनक्लोज करी एम्ब्रियो के अंदर वाली लेयर है, और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, मैंने आपको बता दिया। और एमनियोटिक सैक बन रहा होता है। ये जो पूरी कैविटी बननी थी जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, वो एमनियोटिक सैक कहलाता है। ये बैग ऑफ फ्लूइड है जिसके अंदर मदर के वूम में है, और अनबॉर्न बेबी इसके अंदर डेवलप होता है। और जो एमनियोटिक सैक के अंदर फ्लूइड है, ये प्रोटेक्शन और शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब एक स्ट्रक्चर है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर मैं इसको मिटा दूँ। ये वाला स्ट्रक्चर, ये सारा है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये वाला सारा, ठीक है। ये सारा अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो आप गौर करें, अगर प्लेसेंटा से होके, प्लेसेंटा हमने पढ़ा प्लेसेंटा एक्सचेंज में काम करता है, मैं प्लेसेंटा एक्सचेंज में काम तो करता है, पर प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड को देता है, अम्बिलिकल कॉर्ड आगे बच्चे को ट्रांसफ़र करती है। ऐसे ही फीटस से
जो चीज़ वापस आनी होगी मदर में, वेस्ट वगैरह, वो कहाँ जाएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड में, अम्बिलिकल कॉर्ड से जाएगी प्लेसेंटा में। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, एक जो है वो ट्रांसफ़र करने का काम दे रहा है। एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और ये ब्लड वेसल क्या करती हैं, फीटस को प्लेसेंटा से अटैच कराती हैं, ठीक है। प्लेसेंटा डायरेक्टली नहीं न्यूट्रिएंट्स वगैरह एक्सचेंज करता है, ये पहले अम्बिलिकल कॉर्ड को देता है। इसके अंदर ये चीज़ आपको याद रखनी है, 2 आर्टरीज और एक वेन होती है। एक और एक्सेप्शन आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वो क्या, कि जैसे हम पढ़ते हैं पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड, मतलब आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड है और वेन में ऑक्सीजनेटेड है, वहाँ ऑपोजिट होता है। वैसे यूजुअली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है, मगर पल्मोनरी के केस में वो उल्टा हो जाता है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, जो आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और जो वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी है। ये अगर थोड़ा सा, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स में मेंशन नहीं होता, अगर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन उन्हें बनाना हो, क्योंकि हर जगह मेंशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 2 जगह एक्सेप्शन आती हैं जहाँ आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, तो पल्मोनरी के केस में, और दूसरा ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड की आर्टरी से, ठीक है भाई। इसके अराउंड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अराउंड जेली लाइक मटेरियल होता है, इसको वाटरिंग जेली कहते हैं, ठीक है। बस ये आपको वाटरिंग जेली का वर्ड याद रखना है। अब अगला प्रोसेस है बर्थ। बर्थ क्या है, जेस्टेशन पीरियड टोटल जो कि बच्चा माँ के पेट में रहता है वो होता है 280 डेज़ या 9 मंथ 10 डेज़, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, नम्स के किसी ईयर में आया हुआ है, आई थिंक 2022 में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, अब रोल ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का रोल क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं कि ये एक तो न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज कराता है, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज कराता है, मगर इसका एक और रोल है। मैंने आपको बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा था, और कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था, इसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर तो प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन भी ख़त्म हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। मगर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये कुछ महीनों तक, कॉर्पस ल्यूटियम कुछ महीनों तक प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता रहता है। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम कुछ महीने बाद डीजनरेट हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन तो ज़ाहिर रिलीज़ होना है क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है। अगर एंडोमेट्रियम भी शेड हो गई तो वहीं पर तो फीटस अटैच है, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम प्लेसेंटा ले लेता है, और प्लेसेंटा पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करना शुरू कर देता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। अब मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट है। मेमरी ग्लैंड कैसे डेवलप होते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन का पार्ट है, वहाँ से एक हार्मोन आता है, इसको कहते हैं प्रोलैक्टिन, और प्लेसेंटा ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है लैक्टोजेन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, मेमरी ग्लैंड को डेवलप कराते हैं और लैक्टेशन में मदद करते हैं, ठीक है। एक और हार्मोन होता है जो कि जब बेबी सक करता है मदर के मेमरी ग्लैंड्स पे, तो एक हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन से, को कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ये भी क्या करता है, ये भी लैक्टेशन में मदद कर रहा होता है। अब ऑक्सीटोसिन कहाँ से आता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से आता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन आ रहा होता है, ठीक है। इसकी और डिटेल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में भी आती है। अच्छा भाई, अब फीटस क्या है, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ 3rd मंथ, ठीक है, जब बच्चा माँ के पेट में है, पहले 2 महीने में नहीं, 2 महीने के बाद इसको हम कहना शुरू करते हैं फीटस से, क्यों, क्योंकि पहले 2 महीने में मेन स्ट्रक्चर बन चुके होते हैं, उसके बाद वो मेन स्ट्रक्चर जो फर्दर ग्रो हो रहे होते हैं, इसलिए इसको फीटस कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा भाई, अब प्रोसेस ऑफ बर्थ, बर्थ होती कैसे है, बर्थ का जो स्टिमुलाई है वो कैसे आता है कि फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी से, वही पिट्यूटरी ग्लैंड उसके एंटीरियर पार्ट से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये बेबी के जो फीटस के एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, एक ग्लैंड एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और वहाँ से एक हार्मोन रिलीज कराता है, इसको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या कि बच्चे के एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आया ACTH, अलग से लिख देता हूँ ACTH, ठीक है। ACTH ने एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट किया और एक हार्मोन रिलीज किया, इसको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ने क्या किया, प्लेसेंटा को क्रॉस किया, मदर में आया और मदर की प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को कम किया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज कराया जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये आया ऑक्सीटोसिन, इसने रिलीज कराया ऑक्सीटोसिन मदर से, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, ऑक्सीटोसिन के 2 फंक्शन थे, एक तो मैंने आपको ऊपर बता दिया लैक्टेशन में काम कर रहा है, दूसरा फंक्शन ये है कि लेबर पेन कराता है। मतलब क्या कि बच्चे की जो डिलीवरी होती है, लेबर पेन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उनको कराता है, और यूट्राइन वॉल इससे कॉन्ट्रैक्ट होती है लेबर पेन की वजह से, और बेबी जो है वो एक्सपेल कर लिया जाता है। यूट्राइन वॉल जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेबी जो है एक्सपेल होगा, ठीक है भाई। यहाँ तक हमने देख लिया। अब डिलीवरी कैसे होती है, जो सर्विक्स हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट देखा है वो डायलेट होता है, वो बड़ा होता है, और कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की होती हैं
वो यूट्रस की पूरी कंट्रैक्शन नीचे तक सर्विक्स तक पूरी जाती हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है, लाइगेट का मतलब निकाल दिया काट दिया जाता है और बेबी जो है ऐसे डिलीवर हो जाता है। आफ्टर बर्थ क्या होता है कि 10 से 45 मिनट 10 to 45 मिनट्स आफ्टर बर्थ यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। 10 to 45 मिनट्स आफ्टर बर्थ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है। प्लेसेंटा जो स्ट्रक्चर बना था जिससे न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज हो रहे थे वो अलग हो जाता है और वजाइना से पास आउट निकल जाता है, ठीक है। कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ऐसा, ये वाली चीज़ें आई थिंक डिलीवरी और आफ्टर बर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सर्विक्स डायलेट होते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा भाई, अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, लास्ट टॉपिक है। कुछ डिजीज़ हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड का मतलब वर्ड ही बता रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होंगे। सबसे पहले डिजीज़ है गोनोरिया। गोनोरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसका नाम है निजेरिया गोनोरिया। ये इससे ट्रांसमिट होता है और ये कहाँ इफेक्ट करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि फ्रिक्शन वगैरह से बचा रही होती है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन तो इफेक्ट है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब यूरिनेशन भी होगी तो उसमें बहुत जो है वो जलन हो रही होगी। उसके बाद डिस्चार्ज होता है फीमेल के वजाइना से, थिक डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, ठीक है। तो ये सारे से सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और जो अगर फीमेल को है और फीमेल ने मतलब बर्थ हुई, बच्चे की बर्थ की, तो बर्थ में बच्चे में आई इन्फेक्शन आ सकते हैं। आई इन्फेक्शन को ट्रीट ना किया जाए तो बच्चे में ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है। न्यू बॉर्न में एक्वायर दिस थ्रू बर्थ कनाल से एक्वायर कर सकता है, इन्फेक्शन उसको हो सकता है। और कंटेजिनियस जो है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से लग जाता है। ये तो होगा गोनोरिया के बारे में। साइफिलिस क्या है? अच्छा, इसका ट्रीटमेंट में देखें तो जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब साइफिलिस है, साइफिलिस स्पायरोकीट एक बैक्टीरिया है, ट्रिपोनेमा प्लाइडम, ठीक है। इससे होता है, ये किसको इफेक्ट करता है? ये आइज़, बोन्स, जॉइंट्स, CNS, हार्ट, स्किन, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को जो है वो इफेक्ट कर रहा है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही ज़ाहिर है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ पड़े। बट ये सारे इफेक्ट इसके टर्शरी स्टेज में आते हैं, टर्शरी स्टेज में। इसके प्राइमरी स्टेज होता है और सेकेंडरी स्टेज होता है। इसमें बहुत माइल्ड इफेक्ट्स होते हैं जैसे फ्लू हो गया, बुखार हो गया वगैरह ऐसे इफेक्ट्स। फिर लेटेंट पीरियड भी आ जाता है, मतलब क्या है कि इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, बिल्कुल नॉर्मल होता है बंदा। उसके बाद अगर ये इन प्राइमरी, सेकेंडरी और लेटेंट पीरियड में ना इसको पहचाना जाए, ना इसको पता चले कि बंदे में साइफिलिस है और टर्शरी स्टेज में चला जाए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, डेथ भी कॉज कर सकता है। ज़ाहिर है ये भी बैक्टीरियल है तो इसका ट्रीटमेंट भी एंटीबायोटिक से भी होगा, एंटीबायोटिक से होगा, ठीक है। अगला है जेनेटल हर्पीस। जेनेटल हर्पीस क्या है? जेनेटल हर्पीस टाइप 2 वायरस हमने पढ़ना है। जो टाइप 2 है जेनेटल हर्पीस, दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 है ये ओरल रीजन को, माउथ के अराउंड वाले रीजन को इफेक्ट करता है। टाइप 2 जेनेटल रीजन को इफेक्ट करता है, ठीक है। टाइप 2 को भी पढ़ रहे हैं। इन्फेक्शन करता है जेनेटिलिया, कैसे मैंने बताया टाइप 2 का तो जेनेटिलिया के अराउंड इन्फेक्शन करेगा और ये क्या करता है? जेनेटल सोरनेस कर देता है, अल्सर्स भी कॉज करता है। और ये डैमेज कहाँ भी कॉज कर सकता है? आई में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन्फेंट, जब बच्चा पैदा हो और इस माँ को हो तो ये बच्चे के आई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है और मदर से बेबी में ट्रांसफर हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। अब ये वायरस है, वायरस को एंटीबायोटिक से हम ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट है हमारे पास एड्स। एड्स एक वायरस से होता है, इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसकी फुल फॉर्म है HIV। ये आपके 2022 सिंध एमडी कैट में भी आया हुआ था कि HIV की फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। कैसे फैलता है? वही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ऐसे बंदे का ब्लड जिसमें एड्स है ऐसे को लगा दे, इसमें नहीं है उससे चला जाएगा। सिरिंजिस से, यूज़ सिरिंजिस से, ठीक है। एक बंदे ने सिरिंज यूज़ की उसको एड्स था और दूसरे बंदे ने कर ली जिसको नहीं था तो उससे चला जा सकता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एक सर्जरी हुई किसी बंदे की, उसको एड्स था और वही वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर लिए गए स्टेलाइज किए बगैर, ऐसे बंदे में इसको नहीं है तो उससे भी इफेक्ट फैल सकता है। और ये इफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम भी टी हेल्पर सेल को ये किल करता है और टी हेल्पर सेल जब किल हो जाते हैं तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। जब इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी वीक हो गई, ये एक्चुअली खुद एक ऐसा कुछ डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा है, बस ये इम्यूनिटी को वीक कर रहा है। जब इम्यूनिटी वीक हो गई, वो भी कैसे भी टी हेल्पर सेल एक इम्यूनिटी का पार्ट है, उसको मार देता है। इम्यूनिटी वीक हो गई तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसका नाम हम देते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। मतलब बहुत ऐसे इन्फेक्शन जो कि एक नॉर्मल बंदा या अपनी नॉर्मल रूटीन में क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो उसको बच सकता है इन्फेक्शन से, बट ये वाले इन्फेक्शंस इस बंदे में इम्यूनिटी वीक है तो हो जाते हैं और इवन इतने सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं कि डेथ कॉज हो सकती है। तो ये आपका रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो एमडी कैट के लिए यहाँ एंड होता है। हमने इस चैप्टर में पिछली 2 वीडियोस में, इस वीडियो में 3 वीडियोस में तकरीबन सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं।
आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा। अच्छी तरह आप ये सारे वीडियोस देख लें और सारे टॉपिक अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।